कुछ दिनों से जंगल में पक्षी बीमार हो रहे थे। सब पक्षी बहुत परेशान थे कि आखिर क्या बात है जो सब बीमार हो रहे हैं। फिर बुलबुल उन्हें बताती है कि आपकी नदी का पानी बहुत गंदा हो गया है। जब तक आप नदी के पानी को साफ नहीं करेंगे, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये सुनकर सब पक्षी नदी पर जाते हैं। यहाँ तो सच में बहुत गंदगी है, प्लास्टिक बैग्स और खाली बोतलें। हमें ये सब साफ करना होगा। हमें अपने लिए नदी का पानी साफ करना होगा। मगर ये सब हम कैसे कर सकते हैं? ये कचरा तो बहुत ज्यादा है। हम सब मिलकर पूरा साल भी लगे रहें तो फिर भी ये कचरा साफ नहीं होगा। जो भी है कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जो भी है हम सब मिलकर कल से काम शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी नदी को साफ करेंगे। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, सुना है चिड़िया, कबूतर और तोता चले हैं नदी को साफ करने। मेरे पास भी आए थे। मैंने कहा कि मुझसे ये सफाई के काम नहीं होते, मैं कोई काम वाली मासी हूँ। और फिर वो चले गए। अगर नदी का पानी साफ हो जाए तो सबका फायदा होगा। सब पक्षी बीमारियों से बच जाएंगे। तो फिर तुम ही जाकर कराओ उनके साथ नदी की सफाई, मुझसे नहीं होती। मम्मा, आज आप परेशान क्यों है? बेटा, नदी का पानी बहुत गंदा हो गया है, उसे साफ करना है। मगर कचरा इतना ज्यादा है कि बहुत मुश्किल लग रहा है। मम्मा, ये भी कोई परेशानी वाली बात है। आप रस्सियों से एक जाल बना लें और सब मिलकर उस जाल की मदद से कचरा निकाल ले नदी के पानी से। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। बेटा, ये बात तो हमारी अकल में आई ही नहीं। हम सब कल ऐसा ही करेंगे। और फिर दूसरे रोज चिड़िया कबूतर को साथ लेकर एक बड़ा जाल तैयार करती है और वो सब मिलकर बड़े जाल की मदद से नदी के पानी को साफ करना शुरू करते हैं। जाल की मदद से काम बहुत जल्दी हो रहा था। ऐसे शाम तक वो नदी का सारा पानी साफ कर लेते हैं। अब वो सब बहुत खुश थे। अब हम जंगल के रास्ते में डस्टबिन रखेंगे और सारा कचरा नदी में फेंकने की बजाय डस्टबिन में फेंकेंगे। और फिर ऐसे हमारी नदी का पानी हमेशा साफ रहेगा। फिर वो सब मिलकर जंगल के रास्ते में जगह जगह डस्टबिन रख देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कव्वी का पापड़ खाने को बहुत मन कर रहा था। जंगल में एक पक्षी पापड़ बेच रहा था। गोरी उस पक्षी के पास जाती है। पक्षी जी, पैसों के अलावा प्लास्टिक लेकर भी पापड़ दे देते हो क्या? हाँ हाँ, जो मिल जाए, प्लास्टिक हो या लोहा, मैं सबके बदले में पापड़ दे देता हूँ। तुम यहीं रहो, मैं अभी आई। फिर गोरी जल्दी से वहाँ से जाती है और इधर उधर देखती हुई डस्टबिन से कचरा निकालकर फेंक देती है और डस्टबिन उठाकर भाग जाती है। ये लो डस्टबिन, प्लास्टिक की है, ये लो और मुझे बदले में करारे करारे पापड़ दे दो। फिर वह पक्षी गोरी से प्लास्टिक की डस्टबिन लेता है और उसे पापड़ दे देता है। गोरी पापड़ लेकर अपने घर भाग जाती है। अभी शाम भी नहीं हुई थी कि जंगल में खबर फैल जाती है कि किसी ने डस्टबिन चोरी कर लिए हैं। हम किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। हमें चोर को पकड़ना होगा, नहीं तो हमारी नदी का पानी फिर से गंदा हो जाएगा। चलो हम सब जाकर पुलिस को बताते हैं। फिर कबूतर और चिड़िया पुलिस के पास जाते हैं। सबसे पहले मुझे जाना होगा पापड़ों वाले के पास, जो प्लास्टिक खरीदता है और बदले में पापड़ देता है। इंस्पेक्टर जी, छोड़ना नहीं उसे। जो भी चोर है उसे पकड़ना होगा।
फिर पुलिस जाती है और पापड़ों वाले के पास से डस्टबिन मिल जाते हैं। सीधे से बता दो, तुमने ये डस्टबिन कहाँ से लिए? अगर ना बताया तो बहुत मार पड़ेगी। मुझे ना मारना इंस्पेक्टर जी, ना मारना। मैंने ये प्लास्टिक की डस्टबिन गोरी कव्वी से पापड़ों के बदले में ली है, तो चोर पकड़ा गया। फिर पुलिस डंडा लेकर गोरी के घर जाती है। पापड़ों वाला पक्षी भी साथ ही था। चिड़िया, कबूतर और तोता भी आ जाते हैं। गोरी अपने घर के बाहर बैठी पापड़ खा रही थी। वो रही जिससे मैंने प्लास्टिक की डस्टबिन ली थी। मैं खिलाता हूँ तुम्हें पापड़, चोरनी कहीं की। ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया। ये बात तो जेल जाकर ही पता चलेगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। फिर पुलिस चिड़िया और कबूतर के कहने पर गोरी को माफ कर देती है। अब गोरी जल्दी से जाओ और सारा कचरा उठाकर फिर से डस्टबिन में डालो। अगर ना गई तो जेल जाना पड़ेगा। मैं अभी गई, मैं सारा जंगल साफ कर दूंगी, परंतु प्लीज मुझे जेल ना भेजना। मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। ऐसे गोरी कव्वी पकड़ी जाती है और उसे जंगल की सफाई करना पड़ती है। प्यारे दोस्तों, अपने आसपास की जगहों को हमेशा साफ रखो और कचरा हमेशा डस्टबिन में फेंको। जंगल में ठंड बढ़ रही थी। ठंड के कारण सभी पक्षी बहुत परेशान थे। सभी छोटे और बड़े पक्षी अब तो ठंड लगने से बीमार होने लगे थे। कौवा अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करता है। तो मैं आज इंसानों की बस्ती में गया था। मैंने वहाँ देखा कि इंसानों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन रखे थे। गर्म कपड़े? कौवे भैया, वो कैसे होते हैं? सुनो तो, गरम कपड़े जैसे सर पर टोपी, मफलर और गरम कपड़े। क्यों ना हम पक्षी भी अपने लिए गरम कपड़े बना लें। यार कौवे, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर वो गरम कपड़े बनेंगे कैसे? इस बात की तो मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि आखिर वो गरम कपड़े कैसे बनते हैं। किसान की पत्नी ने हमेशा हमारी मदद की है। चलो हम किसान की पत्नी के पास जाते हैं, वही हमें बताएगी कि गरम कपड़े कैसे बनाते हैं। किसान की पत्नी से मेरी तो बनती नहीं है। वो मुझे देखते ही जलती हुई लकड़ी उठा लेती है। ये काम तो चिड़िया ही करेगी। चलो तोते भैया, हम जाते हैं किसान की पत्नी के पास। फिर चिड़िया और तोता किसान की पत्नी के पास जाते हैं। आओ भी पक्षियों, आज क्या समस्या लेकर आए हो? क्या फिर से भोजन नहीं मिल रहा जंगल में? नहीं माँ जी, जंगल में भोजन तो है, मगर ठंड बहुत है। हम सब ठंड से बीमार हो रहे हैं। माँ जी, हम आपसे पूछने आए हैं कि गरम कपड़े जैसे गरम टोपियाँ कैसे बनाए जाते हैं। तो आप अपने लिए गरम कपड़े बनाने का सोच रहे हो? हाँ माँ जी, कौवे ने बताया है कि इंसान गरम कपड़े पहनकर ठंड से बच जाते हैं। गरम कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें कपास की जरूरत होती है। वो तो हमारे जंगल में है। फिर कपास से बनाई जाती है रुई, और रुई से बनता है धागा, और धागे से बनते हैं गरम कपड़े। क्या आप ये सब कर लोगे? माँ जी, अगर पक्षी कोशिश करें तो सब कर सकते हैं। हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। अब हम चलते हैं, हमें जाकर बहुत काम करना है। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे पहाड़ों पर जाते हैं।
कौवा और कबूतर भी उन्हें वहाँ मिल जाते हैं। पहले कपास को इकट्ठा करना होगा और फिर बाद में बाकी का काम। किसान की पत्नी ने बताया है कि गरम कपड़े कैसे बनेंगे। सब पता चल गया है, चलो अब सब मिलकर कपास इकट्ठा करते हैं। फिर वो सब मिलकर कपास को एक जगह इकट्ठा करते हैं। वो शाम तक काम करते हैं। अब हमारे पास कपास तो है, मगर कपास से रुई बनाने के लिए हम चरखा कहाँ से लेंगे? अब क्या होगा? चरखा तो नहीं है हमारे पास। क्या हम अपने लिए गरम कपड़े नहीं बना पाएंगे? कबूतर भैया इतनी जल्दी मायूस नहीं होते। हम सोचते हैं कोई ना कोई उपाय तो मिल जाएगा। रात हो जाती है और वो सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। कालू जी, आज सुबह से कहाँ थे तुम? हम गरम कपड़े बनाने के लिए कपास इकट्ठी कर रहे थे। तो क्या बना लिए गरम कपड़े? कहाँ, कपास तो इकट्ठी कर ली, मगर अब रुई बनाने के लिए चरखा नहीं मिल रहा। सब इसी बात को लेकर परेशान हैं। चंदा माँ से और कहाँ से? मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि चंदा माँ के पास एक ऐसा चरखा है जिसे वो रुई बनाती है। गोरी, क्या आप चंदा माँ से एक दिन के लिए उसका चरखा लेकर आ सकती हो? अगर मेरा कालू मेरे साथ जाए तो फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ। आज तो पूनम की रात है, चंदा माँ भी जाग ही रही होंगी। चलो हम दोनों अभी उसके पास जाते हैं। फिर गोरी और कालू चंदा माँ की तरफ उड़ते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं। बादलों से ऊपर जाने में उन्हें कुछ ही देर लगती है। चंदा माँ भी जाग रही थी। इतनी रात के आप दोनों यहाँ कैसे आए हो कौवो? इतनी दूर? चंदा माँ, हमें बहुत ठंड लगती है, हमने अपने लिए गरम कपड़े बनाने हैं। चंदा माँ, कपास तो मिल गई है, मगर चरखा नहीं मिल रहा। तो मेरा ये चरखा ले जाएं आप। हम इसीलिए आपके पास आए थे चंदा माँ। मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। फिर कौवा और कौवी चंदा माँ से चरखा लेकर वापस जमीन की तरफ उड़ते हैं। गोरी तो सीधी जमीन पर छलांग लगा देती है और कालू कौवा भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने हिम्मत की और चंदा माँ से चरखा ले लिया था। दूसरे दिन सब पक्षी चरखे से रुई बनाते हैं। चिड़िया उनके लिए गरम कपड़े तैयार करती है। वो सब बहुत खुश थे। लाल रंग की टोपी पहने गोरी कौवी भी बहुत खुश थी। कौवे और कौवी, अगर आप चंदा माँ से चरखा न लेकर आते तो शायद हम सब ये ना कर पाते। हम सब दोस्त एक साथ मिलकर कोई भी काम कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसलिए आप भी हमेशा मिलजुल कर काम करें।